कक्षा 11वीं विषय जीव विज्ञान। 16 मार्च को पेपर है जीव विज्ञान का। उसके लिए 2 अंकों के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पर डिस्कशन करते हैं। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपको पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले इसमें देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, वर्गीकरण प्रणाली को बार बार क्यों बदलते हैं? तो वर्गीकरण प्रणाली को बार बार बदलने का प्रमुख कारण जैव विकास है। जीवों में सतत चलने वाली विकास प्रक्रिया के कारण नई नई विभिन्न प्रजातियों के पादप एवं जंतु पहले से मौजूद जीव विविधता से जुड़ते जाते हैं। विकास के कारण पादप एवं जंतुओं की जातियां बदलती रहती हैं, इसलिए हमको वर्गीकरण प्रणाली को बार बार बदलने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, लिनियस द्वारा लिखित 2 पुस्तकों तथा उनके 2 योगदानों को लिखिए। तो यहाँ लिनियस द्वारा लिखित पुस्तकें हैं जेनेरा प्लांटेरम और सिस्टेमा नेचुरी। लिनियस के 2 प्रमुख योगदान हैं द्विजगत वर्गीकरण को प्रस्तुत करना, जीवों के लिए द्विनामकरण पद्धति को प्रस्तुत करना। फिर अगला प्रश्न है, किन्हीं 2 नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणुओं के नाम दीजिए। तो जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं वो जीवाणु हैं एजेटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम। अगला प्रश्न है, साइनोबैक्टीरिया क्या है? साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय तंतुवत ग्राम निगेटिव रंगीन जीवाणु है, जिनमें हरित लवक एक फाइकोबिलिन्स प्रोटीन कैरोटीनॉइड वर्णक पाए जाते हैं। इनकी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक होती हैं तथा उनके चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है। ये गंधहीन वातावरण में पाए जाते हैं तथा इन्हें साइनोफेज विषाणु नष्ट कर देते हैं। उदाहरण नॉस्टॉक, एनाबिना, रिवुलेरिया। फिर अगला है, शैवालांश तथा कवकांश शब्दों से क्या पता चलता है? तो शैवाल घटक को शैवालांश तथा कवक के घटकों को कवकांश कहते हैं, जो क्रमशः स्वपोषी परपोषी होते हैं। अर्थात शैवालांश जो शैवालांश होते हैं वो स्वपोषी होते हैं और जो कवकांश होते हैं वो परपोषी होते हैं। शैवाल कवक के लिए भोजन संश्लेषित करता है और कवक शैवाल को आश्रय देता है तथा खनिज एवं जल का अवशोषण करता है। इस प्रकार शैवाल एवं कवक का सहजीवन लाइकेन में पाया जाता है। कवक के किस वंश से पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक प्राप्त होता है? तो पेनिसिलियम नामक वंश के कवक पेनिसिलियम नोटेटम तथा पेनिसिलियम क्राइसोजिनम आदि जातियों से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक पदार्थ पाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्पायरोगायरा को जल रेशम क्यों कहते हैं? तो स्पायरोगायरा चिकने तथा लसलसेदार होते हैं, इसलिए इन्हें जल रेशम या तालाबी रेशम कहा जाता है। 2 खाद्य शैवालों के नाम, तो ये है लैमिनेरिया पोरफायरा। फिर दूसरा है, सुकाए किसे कहते हैं? वह पादप शरीर जो जड़ तना पत्ती में विभेदित न किया जा सके सुकाए कहलाता है। शैवालों का शरीर सुकायवत होता है, जैसे स्पायरोगायरा तथा यूलोथ्रिक्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मछलियों में वायु आशय एयर ब्लैडर की उपस्थिति का क्या महत्व है? तो मछलियों में वायु आशय एयर ब्लैडर की उपस्थिति उत्प्लावन में सहायता करती है। वायु आशय के कारण मछलियां जल के निचले स्तर में जाकर तैर सकती हैं। उदाहरण हिप्पोकैम्पस, एक्सोसीटस, रोहू, क्लेरियस आदि। मनुष्य में पाए जाने वाले कुछ परजीवों के नाम लिखिए। तो ये है टीनिया, सोलियम, एस्केरिसिस, लुम्बिकॉइड्स और ये विचेरियन, बैंक्रॉप्टी। फिर है, ग्लास स्पंज किसे कहते हैं? कुछ स्पंजों के कंकाल पारदर्शी होते हैं। इनकी कंटिकाएं सिलिका की बनी होती हैं। पारदर्शी होने के कारण इन्हें ग्लास स्पंज कहा जाता है। फिर है, पुष्टमूल को उदाहरण देकर समझाइए। तो कुछ बड़े वृक्षों में पौधे के निचले भाग से पटिये नुमा रचनाएं निकलती हैं,
जो कि स्वभाव में आधी जड़ एवं आधी तना होती हैं। ये जड़ें पौधे को आधार प्रदान करती हैं, उदाहरण जैसे है सेमल। अगला है मूल टोप क्या है, इसका क्या महत्व है। तो जड़ों के अग्रभाग पर उपस्थित टोपी नुमा संरचना को ही मूल टोप कहते हैं। यह जड़ के सिरे की रक्षा करती है। अगला है न्यूमेटोफोर क्या है। दलदली पौधों में पाई जाने वाली श्वसन मूलों को ही न्यूमेटोफोर कहते हैं। यह जड़ों का श्वसन हेतु एक रूपांतरण होता है। फिर अगला है अपस्थानिक जड़ें क्या हैं। ऐसी जड़ें जो कि मूलांकुर से विकसित न होकर तने के आधार पर पर्व संधियों से निकलती हैं, उन्हें अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। स्तंभ कंद एवं मूल कंद में अंतर लिखिए। तो स्तंभ कंद में पर्व संधियाँ, पर्व कलिकाएँ और सल्क पत्र पाए जाते हैं। स्तंभ कंद का मतलब जो है तना यदि भोजन को एकत्रित करके फूल जाता है तो उसको स्तंभ कंद कहते हैं। इनकी आंतरिक रचना भी तने के समान होती है, जबकि मूल कंद में ये रचनाएं नहीं होती हैं। मूल कंद का मतलब होता है जब जड़ें फूल करके और भोजन को संग्रहित करती हैं तो उसे मूल कंद कहते हैं, और जब तना भोजन को एकत्रित करके फूल जाता है तो उसको स्तंभ कंद कहते हैं। और उसमें पर्व संधियाँ, पर्व कलिकाएँ पाई जाती हैं तने वाले भाग में, और इसमें मूल कंद में नहीं पाई जाती हैं। फिर अगला है पर्णकाय स्तंभ तथा पर्णाभ वृंत में अंतर लिखिए। तो पर्णकाय स्तंभ में तना रूपांतरित होकर के मांसल हो जाता है, मोटा हो जाता है, इसमें भोज्य पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं। जबकि पर्णाभ वृंत में पर्ण वृंत रूपांतरित होकर पत्ती सदृश संरचना बना लेते हैं। अगला है पुष्प सूत्र से आप क्या समझते हैं। वह सूत्र जिसके द्वारा पुष्प की संरचना को व्यक्त किया जाता है उसे पुष्प सूत्र कहते हैं। इस सूत्र या समीकरण से पुष्प के विभिन्न संरचनाओं तथा स्थितियों को विभिन्न संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे सरसों के लिए ये पुष्प सूत्र है। इसके बाद हम बात करते हैं ऐसे पुष्प का सूत्र लिखिए जो त्रिज्या सममित, उभयलिंगी, अधोजायंगी, 5 संयुक्त बाह्यदली, 5 मुक्त दली, 5 मुक्त पुंकेसरी, द्वियुक्तांडपी तथा ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय हो। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले त्रिज्या सममिति। तो त्रिज्या सममिति को ऐसे दर्शाते हैं। फिर उभयलिंगी है तो उभयलिंगी को ऐसे दर्शाते हैं। फिर ये 5 संयुक्त बाह्यदल है तो बाह्यदल को इससे दर्शाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर है 5 मुक्त दली है तो 5 मुक्त दली को ये सी से दर्शाते हैं। फिर ये 5 पुंकेसरी है तो ए से दर्शाते हैं। फिर ये द्वियुक्तांडपी है तो यहाँ पर ये 2 लिख करके जी लिख देते हैं। ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय हैं तो नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। इस तरह से पुष्प सूत्र पूरा बन जाता है। अगला प्रश्न है रस काष्ठ एवं अंतः काष्ठ में अंतर लिखिए। तो चलिए रस काष्ठ या रसदारू भी इसको बोलते हैं। तो यह तने के परिधि भाग में पाया जाता है। परिधि का मतलब बाहरी सतह में पाया जाता है, और यह तने के मध्य भाग में पाया जाता है। यह हल्के रंग का होता है, यह गहरे रंग का होता है। इसमें जीवित और मृत दोनों तरह की कोशिकाएं होती हैं। इसमें कोशिकाएं मृत होती हैं। फिर अगला प्रश्न है जाइलम का कार्य लिख लिए। तो जाइलम जल एवं उसमें घुले लवणों का संवहन करता है। यह पौधों को यांत्रिक शक्ति और मजबूती प्रदान करता है। फिर है द्वार कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, इसके कार्य लिखिए। तो द्वार कोशिकाएं पत्तियों के रंध्रों में पाई जाती हैं। यह रंध्रों को खुलने एवं बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करती हैं। अगला है कैम्बियम क्या है, इसके कार्य लिखिए। कैम्बियम एक पार्श्व विभाज्योतक है जिसके कारण पौधों की मोटाई में वृद्धि होती है। फिर ये एक ऊतक है कैम्बियम। फिर है बास्ट रेशा क्या है। फ्लोएम के साथ संबद्ध दृढ़ोतक कोशिकाओं को बास्ट रेशा कहा जाता है। कैम्बियम कहाँ पाया जाता है। तो कैम्बियम द्विबीजपत्री पौधों के संवहन पूलों में, पार्श्व विभाज्योतक के रूप में संवहन पूलों में जाइलम एवं फ्लोएम के बीच पाया जाता है। अगला प्रश्न है फ्लोएम में पाई जाने वाली कोशिकाओं के नाम लिखिए। तो फ्लोएम में निम्नलिखित कोशिकाएं पाई जाती हैं। चालनी नलिका, सखी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, बास्ट रेशे। इस तरह से 4 कोशिकाएं फ्लोएम में पाई जाती हैं। अगला है काष्ठ क्या है। काष्ठ माने लकड़ी।
तो तनों में उपस्थित द्वितीयक जाइलम को कास्ट कहते हैं। रुधिर के कणीय अवयव क्या क्या हैं? तो चलिए, रुधिर में जो अवयव हैं पाए जाते हैं वो है प्लाज्मा, फिर लाल रक्त कोशिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स, ये इसमें अवयव होते हैं जो रुधिर में पाए जाते हैं। फिर है मास्ट कोशिकाएं कहाँ होती हैं, ये किन पदार्थों को स्रावित करती हैं? तो मास्ट कोशिकाएं सामान्यतः रक्त वाहिनियों के चारों तरफ स्थित अंतराली ऊतकों में पाई जाती हैं। तो ये रक्त वाहिनियों के चारों तरफ अंतराली ऊतकों में पाई जाती हैं। ये हिस्टेमिन, हिपेरिन, सीरोटोनिन इत्यादि पदार्थों को स्रावित करते हैं जो रुधिर प्लाज्मा में पाए जाते हैं। अगला है रुधिर एवं लसिका में पाई जाने वाली दो समानताएं बताइए। तो रुधिर और लसिका दोनों में WBC पाई जाती है। दोनों में ही शर्करा, यूरिया, अमीनो अम्ल, लवण इत्यादि लगभग समान मात्रा में पाए जाते हैं। इसके साथ ही दोनों में थक्का बनाने की क्षमता होती है। अगला है मनुष्य के एरिथ्रोसाइट की औसत आयु क्या है? भ्रूणी तथा वयस्क अवस्था में ये कहाँ पैदा होते हैं? तो मनुष्य में एरिथ्रोसाइट्स RBC बोलते हैं इसको, कि औसत आयु 100 से 120 दिन होती है। भ्रूणी अवस्था में यकृत और प्लीहा में, जबकि वयस्क अवस्था में लाल अस्थि मज्जा में पैदा होती हैं। अगला है शरीर के अंदर परिवहन करता रुधिर नहीं जमता क्यों? तो शरीर के अंदर के रुधिर में एक विशिष्ट प्रोटीन हिपेरिन पाया जाता है जो शरीर के अंदर रुधिर को जमने से रोकता है। मनुष्य की त्वचा में उपस्थित ग्रंथियों के केवल नाम लिखिए। तो जो त्वचा में या डर्मिस में ग्रंथि पाई जाती है वह श्वेत ग्रंथि होती है, सीबेसियस ग्रंथि होती है, स्तन ग्रंथि होती है। फिर है कुंचनशील पेशी तंतुओं को बनाने वाले दो विशिष्ट प्रोटीनों के नाम लिखिए, अथवा रेखित पेशियों में गहरे व हल्के रंग की पट्टियों का निर्माण करने वाले प्रोटीनों का नाम लिखिए। तो यहाँ गहरे रंग की पट्टी का निर्माण करने वाला प्रोटीन होता है मायोसिन, ये गाढ़ा प्रोटीन होता है। इसके बाद जो हल्के रंग की पट्टी का निर्माण करने वाला प्रोटीन होता है वो होता है एक्टिन, ये पतला प्रोटीन होता है। अगला है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? तो लाइसोसोम में कोशिकांगों के विभिन्न संगठनों को पाचन करने के लिए 25 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे राइबोन्यूक्लियस, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस, ग्लाइकोसिडेज, प्रोटीएज, फास्फेटेज, सल्फेटेज आदि। किसी कारणवश जब ये एंजाइम लाइसोसोम से बाहर आ जाते हैं तो कोशिका के विभिन्न घटकों का विघटन हो जाता है और कोशिका की मृत्यु हो जाती है। इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगला है टोटिपोटेंसी किसे कहते हैं? तो पादप कोशिका की प्रत्येक कोशिका में यह क्षमता पाई जाती है कि वह विकसित होकर के नया पौधा बना दे। कोशिका के इस गुण को टोटिपोटेंसी कहते हैं। अगला है डेक्स्ट्रीन क्या है? डेक्स्ट्रीन क्या है, इसका महत्व बताइए। तो स्टार्च का आंशिक रूप से जल अपघटन करने पर डेक्स्ट्रीन प्राप्त होता है। यह स्टार्च संश्लेषण की मध्यस्थ अवस्था है। ये जल में घुलनशील होते हैं। इनका उपयोग कोशिका के अंदर चिपकाने वाले एवं जोड़ने वाले पदार्थ के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका के बृहत अणुओं के नाम लिखिए। तो इसमें बृहत अणु क्या है? तो ये पॉलीसेकेराइड है और ये है प्रोटीन है, फिर न्यूक्लिक अम्ल है। तो इस तरह से इसमें 3 तरह के जो हैं बृहत अणु पाए जाते हैं। ये नंबर समझ लेना, ये हेडिंग हो गई है। 1 नंबर हुआ, ये 2 नंबर हुआ, 3 नंबर। तो इसमें पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। अगला है किण्वक को जैव उत्प्रेरक क्यों कहते हैं? किण्वक माने होता है एंजाइम। तो ये जीवित कोशिकाओं में होने वाली रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, इसलिए इन्हें जैव उत्प्रेरक कहते हैं। अर्थात ये जैव रासायनिक क्रिया को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। इसके बाद अगला है ग्लोबुलर प्रोटीन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ग्लोबुलर प्रोटीन वे प्रोटीन हैं जिनके बंध इस तरह से स्थित होते हैं कि इनकी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला वलयित होती है। वलयित का मतलब घेरेदार होती है, इस तरह से हो जाती है या लूप के समान हो जाती है। ये जल में घुलनशील होते हैं। उदाहरण सभी प्रकीन्व, प्रकीन्व का मतलब एंजाइम, सभी एंजाइम हैं, एल्बुमिन है, हीमोग्लोबिन है, सर्प और बिच्छू के विष हैं, इनके भीतर ग्लोबुलर प्रोटीन ही पाए जाते हैं।
फिर है कोशिका में अनाक्षी एवं आक्षी श्वसन कहाँ होता है। तो कोशिका में अनाक्षी श्वसन कोशिका द्रव्य में होता है, जबकि ऑक्सी श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फिर है ग्लाइकोलिसिस किसे कहते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव्य में होने वाली वह क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का एक अणु अपघटित होकर 2 अणु पायरुविक अम्ल बना देता है, उसे ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। पौधों के गमलों को रात के समय सोने के कमरे में नहीं रखना चाहिए, क्यों। पौधों में रात के समय श्वसन के दौरान बनी CO2 का उपयोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में नहीं हो पाता है, जिसके कारण कमरे में CO2 की सांद्रता बढ़ती जाती है। इस कारण रात को सोने के कमरे में पौधों को नहीं रखना चाहिए। अगला है ग्लाइकोलिसिस का प्रारंभिक पदार्थ एवं अंतिम उत्पाद कौन सा है और यह संपूर्ण क्रिया कहाँ होती है। तो ग्लाइकोलिसिस का प्रारंभिक पदार्थ शर्करा ग्लूकोज होता है, अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल होता है और यह संपूर्ण क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। जैव क्षमता क्या है, इसका महत्व बताइए। तो यह वह वायु का अधिकतम आयतन है जिसे व्यक्ति एक बार में निःश्वसन के दौरान ग्रहण और निःश्वसन के दौरान त्याग कर सकता है। या निःश्वसन माने श्वसन के दौरान ग्रहण कर सकता है, निःश्वसन के दौरान त्याग कर सकता है। तो ये नर में 4500 मिलीलीटर और मादा में 3000 मिलीलीटर के बराबर होता है। इसका महत्व क्या है। चिकित्सकों द्वारा फेफड़े की जैव क्षमता के आधार पर फेफड़ों में असामान्यता या बीमारी का पता लगाया जाता है। तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहा जाता है। तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी को हाइपॉक्सिया कहते हैं और यह स्थिति ऊंचाई या वायुदाब में कमी या साइनाइड के विषाक्तता के कारण होती है। जब हम बहुत ऊंचाई पर चले जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, अधिक वायुदाब में कमी हो जाती है, तब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। या साइनाइड की विषाक्तता के कारण भी ऑक्सीजन में कमी हो जाती है, तो इसे ही हम हाइपॉक्सिया कहते हैं। फिर ऑक्सीजन ऋण से आप क्या समझते हैं। भारी काम या कसरत के समय पेशियों को जल्दी और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण ग्लाइकोलिसिस द्वारा अनाक्षी रूप से ATP का उत्पादन होने लगता है। इस क्रिया में बना पायरुविक अम्ल लैक्टिक अम्ल में रूपांतरित होकर जमा होने लगता है। इस अम्ल के ऑक्सीकरण के लिए अतिरिक्त O2 की आवश्यकता पड़ती है। पेशियों में O2 की इस अतिरिक्त खपत को ऑक्सीजन ऋण कहते हैं। कुछ मात्रा में O2 ऋण की पूर्ति मायोग्लोबिन के द्वारा की जाती है। तो सीधा सीधा जब हम मेहनत करते हैं तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस समय ऑक्सीजन हमको प्राप्त नहीं हो पाती, तो ATP को उत्पादन करने के लिए हमको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और अतिरिक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिससे जो पायरिक अम्ल है वो लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। इसे ही ऑक्सीजन ऋण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत ग्रह क्यों कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया ही वह अंग है जो भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण करके ATP का उत्पादन करता है, जिसमें उच्च ऊर्जा संचित रहती है। यही ATP अपघटित होकर संचित ऊर्जा को मुक्त कर देता है। चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसी कारण इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। तो सीधा सीधा ये है कि जब भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तो ATP बनता है और हमारे हर काम के लिए ATP की ज़रूरत होती है, और ये ATP कहाँ उत्पादित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए इसको हम बोलते हैं विद्युत ग्रह। फिर है दोहरे परिसंचरण तंत्र से क्या समझते हैं, इसके क्या लाभ हैं। तो वह परिसंचरण जिसमें रक्त हृदय से 2 बार होकर बहता है उसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। पहले शरीर का O2 विहीन रक्त महाशिराओं द्वारा हृदय में लाया जाता है, फिर वहाँ से यह फेफड़ों में जाता है, वहाँ O2 युक्त रक्त पुनः हृदय में आता है, फिर इसे संपूर्ण शरीर में वितरित किया जाता है। तो इस तरह से शरीर में 2 बार, वो हृदय में 2 बार रुधिर आता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण कहते हैं। अब इससे लाभ क्या है। इस परिसंचरण तंत्र में O2 युक्त तथा O2 विहीन रक्त अलग अलग रहता है, वो मिलते नहीं हैं। अगला प्रश्न है पेरिकार्डियल द्रव के 2 कार्य लिखिए। तो पेरिकार्डियल द्रव हृदय की बाहरी धक्कों से बचाता है। यह द्रव हृदय को सूखने व रगड़ से भी बचाता है। अगला रुधिर वाहिकाओं में बहते रुधिर में थक्का नहीं बनता, क्यों।
संयोजी ऊतक की मास्ट कोशिकाएं हिपेरिन नामक एक संयुक्त पॉलीसैकेराइड मुक्त करती हैं जो रुधिर को रुधिर वाहिकाओं में जमने से रोक देता है। अगला हीमोसील क्या है, यह किस में पाया जाता है? तो आर्थ्रोपोडा एवं मोलस्का वर्ग के जंतुओं में रुधिर बंद नलिकाओं में न बह करके पूरी देह गुहा में स्वतंत्र रूप से बहता है। इस प्रकार की देह गुहा को, जिसमें रुधिर भरी रहती है, रुधिर गुहा या हीमोसील कहा जाता है। फिर है प्रश्न, रुधिर दाब से आप क्या समझते हैं? सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक रुधिर दाब को स्पष्ट कीजिए। तो शरीर में परिवहन करते हुए रुधिर के द्वारा रुधिर वाहिकाओं पर डाले गए दाब को रुधिर दाब कहते हैं। तो सीधा सीधा आप इतना याद कर सकते हैं, रुधिर द्वारा रुधिर वाहिकाओं पर डाले गए दाब को रुधिर दाब कहते हैं। इसे दो रूपों में व्यक्त किया जाता है। सिस्टोलिक दाब, तो सिस्टोलिक दाब क्या होता है? निलय के तीव्र गति के संकुचन से, माने निलय के सिकुड़ने से धमनियों में बहते रुधिर का दाब अधिकतम हो जाता है। तो रुधिर वाहिनियों के इस अधिकतम रुधिर दाब को सिस्टोलिक रुधिर दाब कहते हैं। इसमें वयस्क व्यक्ति में इसका मान जो होता है 120 mmHg होता है। अब डायस्टोलिक दाब समझते हैं। तो जब निलय में शिथिलन होता है, माने निलय फैलता है, तब रुधिर वाहिनियों का दाब न्यूनतम हो जाता है और इस न्यूनतम दाब को डायस्टोलिक दाब कहते हैं और इसका मान 80 mmHg होता है। फिर है, सिनॉप्सिस में एसिटिल कोलिन ना रहे तो क्या होगा? एसिटिल कोलिन ही सिनैप्सिस में उद्दीपनों को एक तंत्रिका कोशिका के एक्सॉन से दूसरी कोशिका के डेंड्राइट तक पहुंचाता है। यदि एसिटिल कोलिन के अभाव में तंत्र की संवेदना या उद्दीपन एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में नहीं जा पाएंगे, फलतः तंत्र की आवेगों का संचरण रुक जाएगा। सामान्य प्रतिवर्ती क्रिया का एक उदाहरण दीजिए। सोते हुए व्यक्ति के हाथ में सुई चुभाने पर वह हाथ को हटा लेना, ये एक सामान्य प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। या कुछ भी एक उदाहरण दे सकते हैं कि गर्म लकड़ी को त्वचा पर स्पर्श कराने से वह अपने हाथ को हटा लेता है। तो इस तरह से कोई भी उदाहरण आप दे सकते हैं। इसके बाद एक्सॉन्स क्या हैं? तो न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका के लंबे डेंड्राइट को एक्सॉन कहते हैं। यह सूचनाओं का संवहन करता है। तो इस तरह से ये 2 अंक के प्रश्न समाप्त होते हैं। तो पहले आप इनकी तैयारी करिए, इसके बाद आपके पास समय हो तो आगे का भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू।